गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैतन्य स्कूल से मैं विनोद सर। आज से हम 12th क्लास वाले बच्चे अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसमें हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो है लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में लेखांकन, अकाउंटिंग इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनिट आपके बच्चों 10 मार्क्स की है। इसमें 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर में हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पढ़ेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम थ्योरी। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जैसे कि चैप्टर का नाम है लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में लेखांकन। तो उसके जानने के लिए सबसे हमें पहले पता होना चाहिए कि संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संस्थाएं 2 प्रकार की होती है, एक व्यापारिक संस्थाएं और एक गैर व्यापारिक संस्थाएं या लाभ न कमाने वाली संस्थाएं। व्यापारिक संस्थाएं जैसे व्यापारिक संस्थाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है। अपने व्यापार के शुद्ध परिणाम को जानने के लिए इनके द्वारा व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाया जाता है। क्या होती है व्यापारिक संस्थाएं? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति जो बिज़नेस करता है, व्यापार व्यवसाय करता है, तो वह अपना हिसाब किताब रखना चाहता है। हिसाब किताब रखने के लिए वो इसमें अकाउंट बनाता है। तो उसमें जैसे वो बनाता है व्यापार खाता, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है ना, लाभ हानि खाता, P&L अकाउंट, चिट्ठा, बैलेंस शीट, इस प्रकार के ये खाते वो बनाता है। बैलेंस शीट सबसे लास्ट में बनती है और ये खाते बनाकर वो अपना व्यापार का लाभ हानि ज्ञात कर लेता है, अपने व्यापार की वास्तविक स्थिति का पता कर लेता है। तो इस प्रकार की संस्थाएं व्यापारिक संस्थाएं कहलाती है जो अपने खाते रखती हैं। अब हमें पढ़ना है सेकंड पॉइंट, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं। इसे हम गैर व्यापारिक संस्थाएं भी कहते हैं। जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं अर्थात वे संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि इनका उद्देश्य होता है समाज सेवा, समाज कल्याण, सेवा भाव। ये उस प्रकार की संस्थाएं होती है जिसमें नाम मात्र की फीस ली जाती है और कई जगहों तो निःशुल्क भी सर्विस दी जाती है। जैसे मनोरंजन हेतु बनाए गए क्लब, साहित्य परिषदें, वाचनालय एवं पुस्तकालय, लाइब्रेरी वगैरह, धार्मिक क्षेत्र में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे, हॉस्पिटल्स आदि, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। अतः इन्हें लाभ न कमाने वाली संस्थाएं या गैर व्यापारिक संस्थाएं कहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संस्थाएं आय के स्रोत जुटाती है और प्राप्त राशि को व्यय करती है। ये संस्थाएं गैर व्यापारिक संस्थाएं या लाभ न कमाने वाली संस्थाएं कहलाती है। ये संस्थाएं भी अपना हिसाब किताब रखती। लॉन्ग क्वेश्चन में एक इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता है कि लाभ न कमाने वाली संस्थाओं को बही खाते रखने की आवश्यकता क्यों होती है, या लाभ न कमाने वाली संस्था को बही खाते रखने के उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से ये बही खाते रखती है। तो ये उद्देश्य निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है शुद्ध व्यावसायिक आय की गणना। अब भाई बिजनेस कर रहे हैं तो ये जो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं हैं, ये इनका उद्देश्य लाभ कमाना तो नहीं होता, लेकिन फिर भी इनके पास आय के स्रोत रहते हैं, है ना। आय कैसे मिलती है इन्हें? कई सदस्य मेंबर वगैरह रहते हैं, वो चंदा देते हैं, दान देते हैं, तो इन्हें भी शुद्ध व्यावसायिक आय की गणना करना पड़ती है। उस कैलकुलेशन के लिए गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बही खाते रखने का मुख्य उद्देश्य एक निश्चित अवधि या वर्ष विशेष की शुद्ध आय ज्ञात करना है, कि हमें एक वर्ष के दौरान या एक निश्चित समय में कितना पैसा कहाँ से प्राप्त हुआ, इसका लेखा जोखा रखा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका शुद्ध व्यावसायिक आय की गणना। इसी में सेकंड पॉइंट है व्ययों के संतुलन हेतु। व्यय मतलब एक्सपेंसेस, है ना। अगर आपके पास इनकम पता रहेगी तो आप उसी आधार पे एक्सपेंसेस करेंगे ताकि बैलेंस बना रहे। ये संस्थाएं अपनी आय के अनुसार अपने व्यय को संतुलित रखना चाहती है, इसलिए आय एवं व्ययों का लेखा रखना आवश्यक होता है। तो सेकंड पॉइंट है आपका व्ययों के संतुलन हेतु। थर्ड पॉइंट है आर्थिक स्थिति का ज्ञान। कई बार अपन अकाउंट बनाते हैं तो हमें अपनी वास्तविक स्थिति पता चल जाती है। बैलेंस शीट में अपनी लायबिलिटी और असेट्स बराबर होना चाहिए। अगर असेट्स ज़्यादा है
लायबिलिटी कम है तो प्रॉफिट, और लायबिलिटी ज़्यादा है, असेट्स कम है तो लॉस हो जाता है ना। तो हमें हमारी आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो, उसके लिए भी हम ये खाते बनाते हैं। निश्चित अवधि के अंत में संस्था की वास्तविक आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से हिसाब किताब रखना आवश्यक होता है। आयकर का भुगतान, इनकम टैक्स पेड करने के लिए भी आयकर विभाग को अपनी आय का उचित रूप में हिसाब प्रस्तुत करने के लिए एवं उसके भुगतान हेतु वही खाता रखना जरूरी होता है। 5वां पॉइंट है सदस्यों की जानकारी हेतु। कई बार क्या होता है, संस्था में कई सारे सदस्य मेंबर रहते हैं जो हमें चंदा या दान या मेंबरशिप शुल्क के रूप में राशि देते हैं, तो उन लोगों की जानकारी हो जाए उसके लिए भी हम ये खाते बनाते हैं। संस्था के सभी सदस्यों को संस्था के आय व्यय की जानकारी देने हेतु वही खाते रखने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य से हम ये खाते बनाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लाभ न कमाने वाली संस्थाओं की विशेषताएं। अभी हमने इसके उद्देश्य और आवश्यकता पढ़ी, वहीं पे इसकी कुछ विशेषताएं भी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, ये तो हमें पता है। ये सर्वसाधारण है, किसी समूह विशेष को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन आदि सेवाएं निःशुल्क अथवा नाम मात्र की दरों पर प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है। क्या है इसकी विशेषता? तो फर्स्ट पॉइंट है, हमें पता है कि इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। तो ये संस्थाएं क्या करती है? ये संस्थाएं मनोरंजन की सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधाएं आदि नाम मात्र की दरों पर या निःशुल्क प्रदान करती है। सेकेंड पॉइंट है, इनका अस्तित्व इनके सदस्यों से पृथक रहता है। ये संस्थाएं जो है इनका अस्तित्व इनके मेंबरों से, इनके सदस्यों से अलग रहता है। थर्ड पॉइंट है, इन संस्थाओं का प्रबंध किसी निर्वाचित या मनोनीत कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है। अब कोई भी संस्थाएं जब शुरुआत में बनती है तो उसमें अपन मेंबरों को निर्वाचित करते हैं वोटिंग के माध्यम से, या मनोनीत करते हैं कि आप अध्यक्ष बन जाओ, आप उपाध्यक्ष बन जाओ। इस प्रकार से एक समिति बनाकर कार्य किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, ये संस्थाएं परमार्थिक न्यास, चैरिटेबल ट्रस्ट अथवा सोसाइटी के रूप में स्थापित की जाती है। इस प्रकार की संस्थाएं में बोलते हैं जैसे कि ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, ट्रस्ट का स्कूल है ना, तो ट्रस्ट के रूप में ये कार्य करती है। 5वां पॉइंट है, इन संस्थाओं में आर्थिक अंशदान देने वाले लोगों को सदस्य कहा जाता है। जो लोग इसमें हर साल या रेगुलर रूप से पेमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ की संस्थाएं चलती रहे, तो वो अंशदान कहलाता है। एक तरह से चंदा भी बोलते हैं हम जिसे। इनकी आय के प्रमुख साधन, 6 पॉइंट है, इनकी आय के प्रमुख साधन चंदा, दान, राज की सहायता और विनियोग पर ब्याज आदि। ये संस्थाएं अपना हिसाब रोकड़ प्रणाली में रखती है। 7 पॉइंट, ये अपनी वार्षिक बचत या कमी को पूंजी कोष में समायोजित करते हैं। इन संस्थाओं द्वारा लेखांकन हेतु प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता तथा चिट्ठा बनाया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि व्यापारिक संस्थाएं जो रहती है वो लाभ हानि खाता, व्यापार खाता, चिट्ठा बनाती है, लेकिन गैर व्यापारिक संस्थाएं, वो संस्थाएं अपना खाता कैसे बनाती हैं? तो वो संस्थाएं प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता तथा चिट्ठा बनाती है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम प्राप्ति भुगतान खाता, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब प्राप्ति भुगतान खाता क्या होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट? तो देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्राप्ति भुगतान। प्राप्ति मतलब जो भी रिसिप्ट्स होती है, जो भी इनकम आती है, वो सब प्राप्तियाँ, और भुगतान जो भी व्यय वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह हम करते हैं वो सब भुगतान कहलाते हैं। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है प्राप्ति भुगतान खाता। प्राप्ति भुगतान खाते से आशय, प्राप्ति भुगतान खाता एक निश्चित अवधि के पश्चात रोकड़ पुस्तक से तैयार किया जाता है। यह अकाउंट कैसे बनाते हैं अपन? कैश बुक की हेल्प से बनाते हैं। यह खाता रोकड़ पुस्तक का क्रमिक एवं संक्षिप्त रूप होता है, उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है, जिसमें रोकड़ पुस्तक की भांति प्राप्तियाँ नाम पक्ष डेबिट में और भुगतान जमा पक्ष क्रेडिट में लिखे जाते हैं। मतलब जो भी प्राप्तियाँ होती है वो सब डेबिट में लिखते हैं, और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब हम क्रेडिट में लिखते हैं। इस खाते में प्राप्ति और भुगतान का लेखा होने के कारण ही इसे प्राप्ति भुगतान या आगम शोधन खाता कहते हैं। ये एक वास्तविक खाता है।
तो क्या है था टॉपिक हमारा, प्राप्ति भुगतान खाता। प्राप्ति भुगतान खाता क्या होता है, इसके एक पक्ष में हम सारी प्राप्तियाँ और दूसरे पक्ष में सारे भुगतान लिखते हैं, इसे प्राप्ति भुगतान खाता कहते हैं, जो कि हम रोकड़ पुस्तक की सहायता से बनाते हैं। अपना एक क्वेश्चन लॉन्ग में यूँ भी बन सकता है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते की विशेषताएं लिखिए या प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाने की विधि समझाइए। तो प्राप्ति और भुगतान खाता कैसे बनाते हैं? अब कोई भी खाता बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें शीर्षक आता है, हेडिंग देते हैं। तो शीर्षक में क्या रहेगा, सर्वप्रथम खाते में शीर्षकों में संस्था का नाम, जैसे रहता है ना चेतना क्लब, पूजा क्लब। प्राप्ति भुगतान खाता रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो अकाउंट लिखते हैं उसका नाम, दिनांक सहित समाप्त होने वाले वर्ष का उल्लेख करना चाहिए। जैसे हमने लिखा पूजा क्लब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च या दिसंबर 2020, 19 ETC। यहीं पे सेकेंड पॉइंट है हमारा प्राप्ति एवं भुगतानों का लेखा। तो हमने पढ़ा ही, नाम ही है इसका प्राप्ति और भुगतान खाता। सारी प्राप्तियां हम नाम पक्ष में लिखते हैं और सारा भुगतान जमा पक्ष में लिखते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रारंभिक एवं अंतिम शेष। इस खाते को जब बनाते हैं तो हम जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसमें डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस, मतलब इस खाते का प्रारंभ रोकड़ के प्रारंभिक शेष से होता है, तथा यह चालू वर्ष का अंतिम शेष क्लोजिंग बैलेंस बताकर समाप्त हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा समस्त नगद लेन देनों का लेखा। जैसे इस खाते का नाम ही प्राप्ति और भुगतान, तो इसमें जितनी भी प्राप्तियाँ होती हैं कैश में ही होगी, और जितना भी व्यय होता है जो भी हम पेमेंट करते हैं सब, तो इसमें केवल नगद लेन देनों का ही लेखा किया जाता है। इसमें किसी भी समायोजनों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और जो भी लेन देन होते हैं वो किसी भी वर्ष से क्यों नहीं हो, अगर आपने पेमेंट दिया है तो आपको लिखना है, और अगर इनकम आई है तो लिखना है, भले वो किसी भी वर्ष से संबंधित क्यों ना हो। फिर इसमें हम देखेंगे पॉइंट, चिट्ठे का निर्माण नहीं। सभी प्रकार के आयव्यय होने के कारण इसके साथ चिट्ठा नहीं बनाया जाता, इसके साथ बैलेंस शीट बनाना अनिवार्य नहीं है। जैसा कि हमने देखा प्राप्ति भुगतान खाता, वहीं हम अब देख रहे हैं आय व्यय खाता कि गैर व्यापारिक संस्थाएं कौन कौन से खाते बनाती हैं। तो ये बनाती हैं प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चिट्ठा। अब हम आय व्यय खाते में पढ़ेंगे कि आय व्यय खाता होता है क्या है। क्वेश्चन इस शॉर्ट में भी आ सकता है कि आय व्यय खाते का अर्थ या आवश्यकता बताइए। देखिए नाम है इसका आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्राप्ति भुगतान खाते की कमियों को दूर करने के लिए आय व्यय खाता बनाया जाता है। इस खाते को बनाने का उद्देश्य एक अवधि विशेष से संबंधित आय व्यय का परिणाम ज्ञात करना है। जैसा कि हमने देखा प्राप्ति भुगतान खाता जब अपन बनाते हैं तो उसमें कई सारी कमियां रह जाती है, जैसे उसमें समायोजन वगैरह हम नहीं करते हैं। और ये जो आय व्यय खाता बनाते हैं एक निश्चित समय अवधि के लिए बनाया जाता है। जैसे मान लो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पूरे 12 महीने की अवधि। तो इस अवधि में अगर आप 2019 का खाता बना रहे हैं तो इस खाते में केवल 2019 का ही आय और व्यय लिखेंगे। इसमें पूर्वदत्त, अदत्त या किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं होगा। जिस प्रकार व्यापारिक संस्थाएं लाभ अथवा हानि जानने के लिए लाभ हानि खाता बनाती हैं, उसी प्रकार लाभ न कमाने वाली या गैर व्यापारिक संस्थाएं तथा व्यावसायिक व्यक्ति अपना वार्षिक परिणाम जानने के लिए आय व्यय खाता तैयार करते हैं। आय व्यय खाता एक नाम मात्र का खाता होता है। अब लॉन्ग में अपना क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि आय व्यय खाते की विशेषताएं लिखिए या आय व्यय खाता बनाने की विधि लिखिए। तो आय व्यय खाता बनाते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए या इसकी विशेषताएं निम्न है। सर्वप्रथम संस्था का नाम, जो भी संस्था हो, क्लब हो, उसका नाम। फिर आय व्यय खाता, हिसाबी वर्ष का उल्लेख कि आप किस वर्ष का खाता बना रहे हो, 2019, 2020, 2021, वो हेडिंग में लिखना है। सेकंड पॉइंट है प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दिए गए प्रारंभिक और अंतिम रोकड़ शेष तथा बैंक शेष का लेखा नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा था प्राप्ति एवं भुगतान खाते में उसकी शुरुआत ओपनिंग बैलेंस से और उसका एंड क्लोजिंग बैलेंस बताकर होता है, लेकिन आय व्यय खाते में ऐसा नहीं होता है। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को नहीं लिखा जाता है। थर्ड पॉइंट, इसमें समस्त व्यय
नाम पक्ष में और आय जमा पक्ष में लिखी जाती है। जितने भी ऑल एक्सपेंसेस होते हैं वो सब इसमें अपन डेबिट करते हैं, और जो भी इनकम होती है वो सब हम क्रेडिट में लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, एक अवधि विशेष से संबंधित समस्त आय तथा व्यय चाहे उनकी प्राप्ति या भुगतान न हुआ हो इसमें लिखे जाते हैं। जैसे अगर हम बना रहे हैं 2020 का खाता, तो इसमें 2020 से संबंधित सभी आय और व्यय को लिखेंगे, भले ही उनका भुगतान हुआ हो या नहीं हो, या भले ही वो व्यय हमने करे हो या नहीं करे हो। अगर वो 2020 के हैं तो हमें लिखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पांचवा, इसमें पूंजीगत व्यय तथा पूंजीगत प्राप्ति का लेखा नहीं होता है। इसमें हम जो पूंजीगत व्यय होते हैं, जैसे बिल्डिंग खरीदी या मशीनें परचेस करी या अपने को बहुत बड़ी मात्रा में डोनेशन मिला, तो पूंजीगत व्यय तथा पूंजीगत प्राप्ति का लेखा इसमें नहीं होता है। इसमें पूर्वदत्त तथा आदत व्यय का समायोजन किया जाता है। इस खाते में 7 नंबर का पॉइंट है, इस खाते में उपार्जित एवं अनुपार्जित आय संबंधित समायोजन किए जाते हैं। फिर अपन देख लेंगे इसमें, जैसे 5-6 पॉइंट करना पड़ते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में, तो 9 पॉइंट देख लेते हैं। इसमें रोकड़ शेष तथा संपत्ति नहीं दिखाई जाती है क्योंकि ये पूंजीगत प्रकृति की होती है। 10 नंबर का पॉइंट, इसके साथ चिट्ठा बनाना अनिवार्य है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत आता है एग्जाम में। आय व्यय खाते और प्राप्ति भुगतान खाते में अंतर लिखिए। डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें तो अगर आप अधिकतम 5 पॉइंट भी लिखोगे तो सफिशिएंट है। इसमें अपन मेन पॉइंट देख लेते हैं जो आप आसानी से याद कर सकते हो। जैसे खाते का प्रकार, यह नाम मात्र का खाता है और यह वास्तविक खाता है। फिर सामग्री संकलन की किसकी सहायता से बनाया जाता है, तो जो आय व्यय खाता होता है यह खाता प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से बनाया जाता है, और प्राप्ति भुगतान खाता यह खाता रोकड़ पुस्तक की सहायता से बनाया जाता है। प्रारंभ व अंत, 4 नंबर का पॉइंट, इस खाते का प्रारंभ न तो रोकड़ पुस्तक के शेष से होता है और न अंत रोकड़ पुस्तक के शेष से होता है। मतलब इसमें हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्राप्ति भुगतान खाता, तो प्राप्ति भुगतान खाते में यह खाता रोकड़ के प्रारंभिक शेष से तथा इसका अंत रोकड़ पुस्तक के अंतिम शेष से होता है। मतलब इसमें जब अपन खाता स्टार्ट करते हैं तो इसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। फिर पॉइंट है अपना नेक्स्ट, अंतिम शेष। इस खाते से बचत अथवा घाटे की जानकारी मिलती है। मतलब जो हम आय व्यय खाता बनाते हैं तो इसमें हमें बचत या घाटे की जानकारी मिलती है, सरप्लस या डेफिशिएंसी, कि हमें बचत हो रही है या घाटा हो रहा है। और इधर प्राप्ति भुगतान खाते में यह रोकड़ पुस्तक के अंतिम शेष की जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, चिट्ठा बनाना। इस खाते के साथ चिट्ठा बनाना आवश्यक है, इसके साथ चिट्ठा बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आज हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर जो कि 10 मार्क्स का है। इसमें कुछ क्वेश्चन 2 नंबर में शॉर्ट में आ सकते हैं, कुछ 5 नंबर में लॉन्ग में भी आते हैं, 2 नंबर में आते हैं। जैसे कि अपन ने पढ़ा था व्यापारिक संस्थाओं से आ से, गैर व्यापारिक संस्थाओं से आ, प्राप्ति भुगतान किसे कहते हैं, आय व्यय खाते से आप क्या समझते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं, और लॉन्ग में तो इनकी विशेषता या इनके बनाने की विधि या इनमें अंतर आ सकते हैं। तो बच्चों, ये 5 क्वेश्चन आपको याद करना है, पढ़ना है, समझना है, और अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बाय।